और हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय यूट्यूब के इस चैनल पर। और ये आरसीसी का हमारा 9वां लेक्चर है आप सभी के सामने, ठीक है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, जो कि डिज़ाइन मेथड का सबसे पहला मेथड है, जो सबसे पहला इंट्रोड्यूस हुआ था इस दुनिया में। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद दो और मेथड्स हैं, जो कि यूएलएम होता है, अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा होता है आरसीसी, एलएसएम, नॉट आरसीसी, आरसीसी का टॉपिक चल रहा है, तीसरा एलएसएम। तो ये दो मेथड मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ये 9वें लेक्चर है, ये आपका 9वां लेक्चर है, ठीक है। ये 8वां लेक्चर का पीडीएफ है आप सभी के सामने, और इसमें ही कंटिन्यूशन मैंने किया है 9th लेक्चर का। तो ये लेक्चर नंबर आपका 9 है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसके प्रीवियस के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको शायद लेक्चर का लिंक वहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज आप ऊपर आई बटन पर चेक किया, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो बिना किसी वक्त जाए के मैं शुरू करता हूँ 9वां लेक्चर आरसीसी का। और आपको आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि डेली हमने पोल डालना शुरू किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर। सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा हमारा मैथमेटिक्स प्री, जो कि एमपीएससी प्री 2020 का जो एग्ज़ाम है, उसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स के भी हमने पोल शुरू किए हैं। और आपका सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी है, आरसीसी होगा या स्टील होगा या जो कुछ भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर नहीं, ताकि जियो टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, उसके अलावा एनवायरमेंटल है, इरिगेशन है, तो जो कुछ भी सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल में, वो सारे के सारे हमने पोल डालना शुरू किए हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का अलग अलग लेवल है। तो वो उससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन होइए, ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो बिना किसी वक्त जाए के शुरू करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। और जैसा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी आपके सामने फ़िलहाल, तो उसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूएलएम, जो कि अल्टीमेट लोड मेथड है। अल्टीमेट लोड मेथड इट इज़ बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जैसा कि आप जानते हो कि मटेरियल के 3 स्ट्रेंथ होते हैं। सबसे पहला होता है यील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा होता है उसका दूसरा होता है उसके ऊपर का स्ट्रेंथ, जो यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर जो होता है, जो आपका फाइनल स्ट्रेंथ होता है वो। और उसके बाद आपका होता है फ्रैक्चर, यानी कि जिस लोड पे वो मटेरियल आपका टूट जाता है। तो यूएलएम ने जो डिज़ाइन किया मटेरियल का या स्ट्रक्चर का, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए किया है, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इससे क्या हुआ, जब उसने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर जब डिज़ाइनिंग किया तो उसने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, ठीक है, सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर किए। लेकिन हम लिमिट स्टेट मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर भी है, प्लस इसने दोनों का कंसिडरेशन किया। अल्टीमेट लोड मेथड ने इलास्टिक को डिफ़ाइन नहीं किया है, या फिर जो भी हुक्स लॉ है उसके करस्पॉन्डिंग उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब जब आपका मटेरियल में अल्टीमेट फेलियर हो जाता है जिस पॉइंट पर, उसके करस्पॉन्डिंग उसने सारे डिज़ाइन मेथड दिए। उसने मतलब वर्किंग स्ट्रेस को लेकर या जो इलास्टिक पार्ट है मटेरियल का, उसके बारे में इसने कभी डिस्कस ही नहीं किया। लेकिन हम एलएसएम का या फिर जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है एलएसएम, उसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसने सभी के सभी चीज़ों का विवरण किया, उसने सभी चीज़ें कंसिडर की। और उसने वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि जो मटेरियल आपका इलास्टिक लिमिट में, उसके बारे में भी उसने बताया। प्लस उसने वर्किंग स्ट्रेस के अलावा उसने यूएलएम के बारे में भी। तो एलएसएम, यू कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूएसएम एंड यूएलएम, ठीक है। तो उसने दोनों के बारे में बताया, मटेरियल को अल्टीमेट तक भी डिज़ाइन किया, मटेरियल को इलास्टिक पार्ट तक डिज़ाइन किया, दोनों का कंसिडरेशन लेके हुए लिमिट स्टेट मेथड आया। इसीलिए आज भी अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है तो मोस्टली जो हायर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी के सभी एलएसएम से ही डिज़ाइन होते हैं, ना कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। और ये देखिए, दिस मेथड हैज़ एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मेथड। ओवर ट्रेडिशनल मतलब यानी कि आपका वही वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में 2 पार्ट हैं, एक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि लिमिट स्टेट ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी इस्तेमाल किया, प्लस उसने अल्टीमेट लोड मेथड का भी इस्तेमाल किया। दोनों का मेथड यूज़ करके उसने लिमिट स्टेट मेथड का निर्माण किया। और यही लिमिट स्टेट मेथड में 2 पार्ट हैं, जिसे आप बोल रहे हो आज की डेट में जानते हो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसको बोलते हैं, जो आपका बेस है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट लोड पे, यानी कि वो लोड या फिर वो स्ट्रेंथ या फिर मतलब आप समझो वो पॉइंट जहाँ पे आपका मटेरियल पूरी तरीके से फेल हो जाता है, चाहे वो फ्लेक्सर टॉर्जन में हो
चाहे वो फ्लेक्सर टॉर्जन में हो, चाहे वो बकलिंग का हो, चाहे वो ओवरटर्निंग का हो, चाहे वो फ्रैक्चर का हो, चाहे वो कंप्रेशन का हो। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे बेस है। दूसरा है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो कि लीकेज के ऊपर है, नॉर्मल क्रैक्स के ऊपर है, वाइब्रेशन की वजह से जो क्रैक आता है स्ट्रक्चर में उसके ऊपर बेस है, डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है, छोटे छोटे क्रैक्स जो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, चाहे वो मोटे क्रैक्स भी होते हैं, जो वाइड क्रैक्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर बेस है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ मेथड दो चीज़ों पे चलता है, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। और यही पार्ट आपका WSM रिप्रेजेंट करता है और यही पार्ट आपका ULM रिप्रेजेंट करता है। तो इसने दोनों के मेथड का इस्तेमाल करके लिमिट स्टेट मेथड का निर्माण किया और यही मेथड आज के डेट में यूज़ होता है कोई भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें फेलियर हैं जिस तरीके से होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, मतलब क्या क्राइटेरिया आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रैक, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन, लीकेज, ये सारा जो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जाता है। और जो आपका फ्लेक्चर की वजह से, बेंडिंग की वजह से या टॉर्जन यानी कि ट्विस्ट होना जिसमें शियर स्ट्रेस लगता है, उसकी वजह से जब फेलियर आता है स्ट्रक्चर में तो उसे हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। कंप्रेशन की वजह से फेलियर या फिर फ्रैक्चर जो होता है, ठीक है, बकलिंग जो होता है, ओवरटर्निंग होता है, ये सारा का सारा किस में आता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फेलियर किस तरीके से होते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में किस तरीके के फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, अब उसने पार्शियल फिट सेफ्टी फैक्टर, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ये टर्म WSM में, लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है LSM उसमें हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से जानते हैं। ठीक है, तो उसने मटेरियल के लिए सबसे पहले दिया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से, और बड़ा ही अटेंशन चाहिए आपका। अगर आपका थोड़ा भी अटेंशन अगर यहाँ वहाँ भटका तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल में भी दो चीज़ें हैं, एक कोलैप्स है और दूसरा सर्विसिबिलिटी है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जब आप उसका डिज़ाइन कर रहे हो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में या फिर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या पकड़ के चलोगे, ये मटेरियल के लिए है। मटेरियल यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में है। ठीक है, स्टील, कंक्रीट, उसका। तो कोलैप्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज़ 1.15, फॉर कंक्रीट इट इज़ 1.5। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। कोलैप्स में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, कंक्रीट का 1.5, और सर्विसिबिलिटी जो है उसमें स्टील और कंक्रीट दोनों का 1 है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया मटेरियल के ऊपर। ठीक है, और जैसा आप जानते हो कि WSM ने कोई भी लोड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, अब उसने क्या बताया, डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन कि आपके स्ट्रक्चर पे डेड लोड लग रहा है, लाइव लोड लग रहा है, विंड लोड लग रहा है, अर्थक्वेक लोड लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। इरेक्शन लोड लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। किसने बताई? LSM ने बताई, जो WSM ने नहीं बताया था। तो LSM ने पूरा लोड कॉम्बिनेशन बताया। और जब आपका मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे देखिए कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर का अपना खुद का वजन होगा, तो डेफिनेटली उसमें डेड लोड ऐड करेगा। अगर आप उसके अंदर हो, स्ट्रक्चर के अंदर हो, आप मूवेबल हो, तो आप लाइव लोड हो। और डेफिनेटली आप अपने घर में हो तो कुछ फर्नीचर का आइटम रहेगा या फिर कोई दूसरा डेड वाली चीज़ रहेगी जो अपनी जगह पे रेस्ट कर रही होगी, तो उसका डेफिनेटली लोड रहेगा, डेड लोड। लाइव लोड यानी कि मूवेबल लोड। कल को उसी स्ट्रक्चर पे 10 लोग आ रहे थे तो हो सकता है कल को उसी स्ट्रक्चर पे 50 लोग आए, तो ये सारा लाइव लोड है, डेड लोड। और जिस रीजन में आपका स्ट्रक्चर है हो सकता है वहाँ पे विंड लोड ज़्यादा हो रहा होगा। और वैसे भी आप जानते हो कि 10 से 15 मीटर के हाइट पे, मतलब मान लो अगर आपका एक बिल्डिंग है या फिर एक स्ट्रक्चर है, तो अगर वो ज़्यादा माले का है, फॉर एग्जांपल ये आपका बिल्डिंग मान लीजिए 60 मीटर का है, 60 मीटर टावर का है फॉर एग्जांपल, तो हर 10 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर के बाद आपका विंड लोड एक्ट होना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए अगर उस केस में कोई कहीं पे स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे विंड लोड नहीं इतना एक्ट हो रहा है, लेकिन अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो डेफिनेटली आपको ये सारा डिज़ाइन में पैरामीटर कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, लोड कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, तो ये सारे फैक्टर हमको लेके चलना पड़ता है जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खाली LSM ने ही दिया था, WSM ने दिया था, यही उसका ड्रॉबैक था। तो अब देखते हैं ध्यान से उसने क्या क्या लोड कॉम्बिनेशन दिया था। कोलैप्स के केस में अलग है, सर्विसिबिलिटी के केस में अलग है, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। लोड कॉम्बिनेशन जो भी LSM ने दिया है, LSM ने जो भी लोड कॉम्बिनेशन दिया है कोलैप्स के केस में अलग है, सर्विसिबिलिटी के केस में अलग है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अटेंशन दीजिए यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको समझेगा नहीं। सबसे पहले आपका कोई स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है, तो उस केस में डेड लोड का आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 पकड़ के चलोगे, लाइव लोड 1.5 पकड़ के चलोगे,
विंड लोड या अर्थक्वेक लोड दोनों में से कोई भी अगर एक्ट हो रहा है, मान लीजिए उस केस में आपने स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे सिर्फ विंड लोड एक्ट हो रहा है। देखिए विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, विच एवर इज़ मोर। तो मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी इस केस में देखिए सबसे पहले केस में मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पहले केस में सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है। पहले केस में खाली डेड लोड और लाइव लोड हो रहा है, वहाँ पे विंड लोड का मैंने लोड कॉम्बिनेशन, ये लोड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लोड कॉम्बिनेशन आप क्या लोगे डिज़ाइन में, अगर आपके स्ट्रक्चर में पहला वाला केस लग रहा है डेड लोड और लाइव लोड, तो डेड लोड आप 1.5 लोगे, लाइव लोड आप 1.5 लोगे। कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड है तो भी आप 1 ले लोगे। वही अगर केस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वही अगर केस सर्विसिबिलिटी का है तो सर्विसिबिलिटी के केस में आपका जो लोड कॉम्बिनेशन होगा वो लोड कॉम्बिनेशन में आप डेड लोड 1 लोगे, लाइव लोड 1 लोगे, वर्क और विंड लोड आप कुछ भी नहीं लोगे। ये सब IS 456 ने बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि आपका स्ट्रक्चर पे अगर डेड लोड लाइव लोड लग रहा है, सर्विसिबिलिटी में अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको डेड लोड 1 लेना पड़ेगा भैया, लाइव लोड 1 लेना पड़ेगा, और विंड या फिर अर्थक्वेक लोड के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है, तो आपको कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड केस देखिए जहाँ पे डेड लोड या फिर डेड लोड और विंड लोड लग रहा है, यानी कि इस केस में आपका लाइव लोड नहीं लग रहा है, डेड लोड और विंड लोड लग रहा है, लाइव लोड नहीं है वहाँ पर, तो आप उस केस में ध्यान देखिएगा 1.5 या फिर 0.9 आप लोगे डेड लोड। लाइव लोड है ही नहीं तो आप कुछ लोगे ही नहीं, ठीक है। जो विंड लोड होगा या अर्थक्वेक लोड होगा, ठीक है, इसके देखिए विंड लोड या अर्थक्वेक लोड दोनों को मैं स्लैश करके लिख रहा हूँ, यानी दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो सेकंड केस अगर आप देखोगे जेड लोड और विंड लोड कॉम्बिनेशन में, तो ये कोलैप्स के लिए उसने लोड कॉम्बिनेशन दिया, सर्विसिबिलिटी में 1-1 करके दे दिया, उसमें भी लाइव लोड नहीं है आपका, ठीक है, दोनों केस में लाइव लोड नहीं है। तीसरा केस है जहाँ पे तीनों लग रहे हैं, तीसरा केस है जहाँ पे तीनों लग रहे हैं। पहला केस क्या था, पहला केस था जहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड लग रहा था। सेकंड वाला केस जिसमें डेड लोड और सिर्फ विंड लोड लग रहा था। तीसरा केस है जहाँ पे तीनों के तीनों लग रहे हैं, तो उस केस में डेड लोड का कॉम्बिनेशन 1.2, 1.2, 1.2, सर्विसिबिलिटी में 1, 0.8 और 0.8। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू LSM। LSM के अकॉर्डिंग ऐसा 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें मुझे बताइए कि ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो LSM ने लोड कॉम्बिनेशन में एक्सेप्ट नहीं किया, वो कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप बस ऊपर देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन 0.9, पहले कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला कॉम्बिनेशन है 0.9 DL + 1.5 WL, यानी कि यहाँ पे 2 लग रहा है। तो 2 के केस में देखिए है क्या, डेड लोड 0.9 और मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तो ये आपका 0.9 है और ये आपका 1.5 है, तो ये कंसीडर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि ये कंसीडर्ड हो रहा है। उसने पूछा है कि विच इज़ नॉट कंसीडर्ड, तो हमको वैसा कॉम्बिनेशन बताना है जो कंसीडर्ड नहीं है। तो पहला वाला तो कंसीडर्ड हो रहा है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला 1.5 DL + 1.5 WL, यानी कि ये DL और WL का फॉर्मेट है जो कि कंसीडर हो रहा है। देखिए ध्यान से, आपको मिल जाएगा आंसर। ये देखिए, ये सेकंड वाला केस है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी कंसीडर हो रहा है। तीसरा देखिए 1.5, 1.5, 1.5, तीनों के केस में क्या है, ऐसा नहीं है। देखिए तीनों जब हैं, जब तीनों आ रहे हैं तो 1.2, 1.2, 1.2 का केस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका कंसीडर नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो अपना नीचे का है। तो आई होप ये चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, प्लीज़ आप इसे याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलैप्स अलग चीज़ होती है, सर्विसिबिलिटी अलग चीज़ होती है। कोलैप्स का मतलब आप मटेरियल को डिज़ाइन कर रहे हो उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है जब आप मटेरियल को डिज़ाइन कर रहे हो उससे क्रैक, डिफ्लेक्शन या फिर लीकेज तक, ठीक है। तो अब मिलते हैं, अब डिस्कस करते हैं आप सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है।